द वक्फ एक्ट 1995। बंधुओं, इस कानून के बारे में लगभग हम सब ने सुन रखा है। यह भी एक ऐसा काला कानून है जो राष्ट्र विरोधी और देश विरोधी है। सभी को जय श्री राम। मैं राष्ट्रवादी कुमार आपका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। वक्फ एक्ट। बंधुओं, आइए इस कानून के बारे में थोड़ा सा और जानें, इस पर चर्चा करें। वक्फ वक्फ का मतलब क्या होता है? वक्फ का मतलब होता है किसी चीज़ को दान देना। जैसे कि हम सब मंदिर में या किसी धार्मिक स्थान पर अपनी स्वेच्छा से कुछ दान देते हैं पैसों के रूप में, वो चाहे ज्वेलरी के रूप में हो या कोई कीमती वस्तु या कोई ज़मीन हम दान दे दें, कोई चल संपत्ति हो या अचल संपत्ति हो, हम दान देते हैं। उसी प्रकार से इस्लाम मज़हब में जो मुस्लिम है वो जब दान देते हैं उसे वक्फ कहा जाता है। मूलतः अरबी भाषा में इसे वक़ाफ़ कहा जाता है। इसमें आप चल संपत्ति दें या अचल संपत्ति, वो वक्फ के पास रहता है। तो बंधुओं, वैसे तो सेंट्रल वक्फ काउंसिल का गठन दिसंबर 1964 में हुआ था। तो ये कानून जो आज वक्फ एक्ट 1995 के माध्यम से हम लोग जानते हैं, ये इसमें क्या है, इससे पहले हम इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लें। 1923 में जब ये एक्ट बना था, तब मुसलमान वक्फ एक्ट, तब ये समूचे भारत में लागू था। और समय समय पर इस एक्ट में, इस कानून में बदलाव किए गए, परिवर्तन किए गए, उसे संशोधित कर कर इस कानून को और सशक्त रूप दिया गया। तो 1954 में जब ये एक्ट में संशोधन हुआ, अमेंडमेंट हुआ, तब ये पूरे देश पर लागू नहीं था, कुछ ही राज्यों में लागू था। और जिन राज्यों में ये लागू था वहाँ पर मुस्लिमों ने अपना एक अलग अलग वक्फ बोर्ड बनाया था और अपने अपने हिसाब से सब अपने अनुसार काम करते थे। लेकिन इससे कई सारी दिक्कतें आने लगी। उसके बाद 1959 में फिर अमेंडमेंट हुआ, फिर इसमें संशोधन हुआ, फिर 1965 में हुआ और उसके बाद 1984 में हुआ। और फाइनली जब 95 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। वैसे तो ये जब जब इसमें संशोधन हुआ या जब ये बना आज़ादी के बाद, ये कानून हमेशा कांग्रेस की ही सरकार रही। तो 95 में इन्हें बहुत सारी ताकत दे करके, बहुत सारे पावर्स दे करके इसको बहुत सशक्त बनाया गया। और ये पूरी तरीके से देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी कानून है। उसके बाद रही सही कसर मनमोहन सरकार ने 2013 में पूरी कर दी। बंधुओं, आखिर इस कानून में ऐसा क्या है, इस एक्ट में ऐसा क्या है, क्यों ये कानून, ये राष्ट्र विरोधी कानून है? सबसे पहले आज ये कानून लागू है, जैसा कि मैंने आपको बताया, मनमोहन सरकार ने 2013 में इसमें अमेंडमेंट करके इसे और सशक्त बनाया और ज़्यादा राष्ट्र विरोधी बनाया। आज मूल रूप में ये जो कानून लागू है, ये 1 नवंबर 2013 से अब तक ये लागू है। आज देश में, समूचे देश में ये लागू नहीं है। आज हमारे देश के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में ये लागू नहीं है। ये कुल मिला के 30 राज्यों में और यूटीज में लागू है, यूनियन टेरिटरीज में लागू है। जिन 6 राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेश में ये लागू नहीं है, वो कौन कौन से हैं? पहला राज्य है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा गोवा, तीसरा मिज़ोरम, चौथा नागालैंड, पांचवा सिक्किम और छठा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो है दमन एंड दीव। और इनको छोड़ करके बाकी सारे समग्र भारत में ये लागू है। बंधुओं, आखिर इस एक्ट में, इस कानून में ऐसा क्या है जो इस कानून को राष्ट्र विरोधी कानून बनाता है? आइए इसके ऊपर हम बात करें, इसके ऊपर चर्चा करें कि आखिर इस कानून में ऐसा है क्या। तो बंधुओं, ये है द वक्फ एक्ट 1995। इसको आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। इसका पीडीएफ आपको इंग्लिश में या हिंदी में, दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। जो आपको सही लगे आप वो कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वक्फ एक्ट में टोटल 9 चैप्टर्स है, 9 चैप्टर्स हैं और 113 सेक्शन है। आइए देखते हैं, ये है 9 चैप्टर।
9 चैप्टर है इसमें टोटल, और ये 113 सेक्शंस है। तो बंधुओं, हम कुछ मेन सेक्शंस के ऊपर बात करेंगे। वैसे तो ये पूरा कानून ही काला कानून है, लेकिन उसमें भी जो सेक्शंस है जो सबसे ख़तरनाक है उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से ऐसे क्या सेक्शंस है इसमें। तो शुरू करते हैं सेक्शन नंबर 4 से। सेक्शन नंबर 4, प्रिलिमिनरी सर्वे ऑफ वक़ाफ़। तो ये प्रिलिमिनरी सर्वे ऑफ वक़ाफ़, इसको थोड़ा मैं पढ़ देता हूँ पहले। द स्टेट गवर्नमेंट में by notification in the official gazette appoint for the state a survey commissioner of waqaf and as many additional or assistant survey commissioners of waqaf as may be necessary for the purpose of making a survey of waqaf in the state। मतलब आप तो जान ही चुके होंगे पढ़ने के बाद कि राज्य सरकार जो है एक स्टेट के लिए सर्वे कमिश्नर, एडिशनल या असिस्टेंट सर्वे कमिश्नर वो अपॉइंट करेगी वक्फ बोर्ड के लिए। अब इसका क्लॉज नंबर 4 देखिए, ये क्या कहता है। क्लॉज नंबर 4, द सर्वे कमिश्नर शॉल वाइल मेकिंग एनी इंक्वायरी हैज़ द सेम पावर्स एज आर वेस्टेड इन अ सिविल कोड अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 in the respect of the following matters, namely summoning and examining any witness, requiring the discovery and production of any document, requisitioning any public record from any court or office। मतलब ये किसी भी कोर्ट से या किसी भी कार्यालय से ये लोग पब्लिक रिकॉर्ड की डिमांड कर सकते हैं, उसके लिए इनको कोई रोक टोक नहीं रहेगा। issuing commissions for the examination of any witness or accounts, making any local inspection और local investigation। मतलब ये कहीं पर भी जाके अपना इंस्पेक्शन और इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं किसी भी सरकारी कार्यालय में। मतलब इनको इतनी पावर दे दी गई है, इनको इतनी पावर दे दी गई है। अब आते हैं सेक्शन नंबर 6 पे, डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग वक़ाफ़। इफ़ एनी question arises whether a particular property specified as waqf property in the list of waqaf is waqf property or not, or whether a waqf property specified in such list is a Shia waqf or Sunni waqf, the board or the mutawalli of the waqaf or any person aggrieved may institute a suit in a tribunal for the decision of the question, and the decision of the tribunal in respect of such matter shall be final। इसका मैं आपको, वैसे तो आप समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी इसका सरल भाषा में यदि हम अनुवाद करें, वक्फ बोर्ड को यदि लगता है कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, जिस व्यक्ति की प्रॉपर्टी के ऊपर इन्होंने दावा किया है, जैसे मान के चलिए आपके प्रॉपर्टी के ऊपर इन्होंने दावा किया, तो उस व्यक्ति को अगर कहीं जाना है तो वो किसी कोर्ट में या पुलिस के पास नहीं जा सकता। वो इनका बना हुआ जो ट्रिब्यूनल है उसी में जाएगा और उनका जो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा। इसका सिंपल मतलब ये है, आप और कहीं पर भी नहीं जा सकते हैं। अच्छा, इनका जो ट्रिब्यूनल बना हुआ है, इनका वक्फ बोर्ड का, वक्फ काउंसिल का, वो भी इसमें सारे इनके ही लोग बैठे रहेंगे, यानी सारे मुस्लिम, सारे मुसलमान ही बैठे रहेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि फिर जो डिसीजन है वो कैसे लिया जाएगा। अब क्लॉज नंबर 4 पे आते हैं, क्या कहता है। द लिस्ट ऑफ वक़ाफ़ शॉल अनलेस इट इज़ मॉडिफाइड इन परस्यूएंस ऑफ डिसीजन ऑफ द ट्रिब्यूनल अंडर सबसेक्शन 1 भी फाइनल एंड कंक्लूसिव। मतलब फिर से यहाँ पर यही बताया गया कि इनका जो डिसीजन है वही फाइनल होगा। आप और अब क्लॉज नंबर नेक्स्ट क्लॉज 5 पे आते हैं। ऑन एंड फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट इन स्टेट नो सूट और अदर लीगल प्रोसीडिंग शॉल बी इंस्टीट्यूट और कमेंस्ड इन अ कोर्ट in that state in relation to any question referred to in subsection 1। इससे साफ हो जाता है कि ये लोग क्या करना चाह रहे हैं। अब इस नेक्स्ट सेक्शन 7, पावर ऑफ ट्रिब्यूनल टू डिटरमाइन डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग वक़ाफ़। बंधुओं, ये थोड़ा सा लंबा है, जैसे ये थोड़ा पढ़ देता हूँ मैं। इफ़ आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट एनी क्वेश्चन और डिस्प्यूट अराइजेस whether a particular property specified as waqf property in a list of waqaf
इज़ वक्फ प्रॉपर्टी और नॉट। अब ये पूरा पढ़ने के बाद आप, मैं थोड़ा सा समय ज़्यादा नहीं लेना चाहता इसलिए मैं पूरा नहीं पढ़ रहा। अब इसमें एक आप ये समझ जाइए, वही बात बताई गई इसमें कि इनकी जो प्रॉपर्टी है, अगर इनको लगता है कि ये इनकी प्रॉपर्टी है वक्फ बोर्ड की। अब पहले ये क्लॉज ए भी पढ़ लेते हैं, क्लॉज 1 का ए। In the case of the list of waqaf relating to any part of the state and published after the commencement of this act, no such application shall be entertained after the expiry of 1 year from the date of publication of the list of waqaf। इसका मतलब है किसी व्यक्ति को, जैसा वक्फ को लगता है कि ये प्रॉपर्टी उनकी है, उसका जो भी पुराना ओनर होगा वो एंक्रोचर बन जाएगा। उनको ये एक नोटिस देंगे, एक नोटिस जारी करेंगे कि आप ये, आपकी ये प्रॉपर्टी जो है वक्फ की प्रॉपर्टी है, आप इसे खाली कर दें। अगर उसकी कोई कंप्लेंट है, उसका कोई भी ग्रीवेंस है, तो वो किसी कोर्ट में नहीं जा सकता, जैसे पहले हमने बात किया, वो जाएगा इनके बने हुए ट्रिब्यूनल कोर्ट में, ट्रिब्यूनल में जाएगा। वो भी उसको नोटिस मिलने के 1 साल के अंदर, और ये पब्लिश भी करेंगे किसी न्यूज़पेपर में, नेशनल न्यूज़पेपर में, कि ऐसा ऐसा वो मैटर हम लोग देते हैं ना एडवर्टाइजमेंट के तौर पे, उसके नोटिस जारी होने के, उसको नोटिस मिलता या नहीं मिलता वो बात की बात है। नोटिस जारी होने के 1 साल के अंदर ही उसको ये ट्रिब्यूनल में जाना पड़ेगा, नहीं तो उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। उसकी प्रॉपर्टी गई, मतलब उसके बाद अगर आप 1 साल के बाद वो कोई व्यक्ति आता है तो उसको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। अब आते हैं क्लॉज नंबर 4 पे। द लिस्ट ऑफ वक़ाफ़ एंड where any such list is modified in pursuance of a decision of the tribunal under subsection 1, the list as so modified shall be final। जो वक्फ तैयार करेगी उनका जो भी डिसीजन होगा वो फाइनल होगा। उन्होंने देखिए फिर से वही बात रिपीट की है। अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, जो है सेक्शन नंबर 8, स्टेट गवर्नमेंट टू बियर कॉस्ट ऑफ सर्वे। The total cost of making a survey, including the cost of publication of the list or list of waqaf under this chapter, shall be borne by the state government। मतलब जो भी सर्वे का कॉस्ट होगा वो राज्य सरकार वहन करेगी, राज्य सरकार उसका खर्चा उठाएगी। मतलब एक ऐसी संस्था जो सिर्फ मुसलमानों की है और मुसलमानों के लिए है, और उसका जो खर्चा है सर्वे का वो राज्य सरकार उठाएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, सेक्शन नंबर 9, एस्टैब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल वक्फ काउंसिल। अब इस पे देखिए, द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट एस्टैब्लिशमेंट अ काउंसिल टू बी कैंसल्ड द सेंट्रल वक्फ काउंसिल फॉर द पर्पज ऑफ एडवाइजिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट, द स्टेट गवर्नमेंट्स एंड द बोर्ड ऑन मैटर्स concerning the working of boards and the due administration of waqaf। Clause number 2, the council shall consist of the union minister in charge of waqf ex officio chairperson। The following members to be appointed by the central government from amongst Muslim namely। वैसे मैं आपको बता दूं, वक्फ काउंसिल में टोटल 20 मेंबर्स होते हैं, 20 मेंबर्स का ये काउंसिल होता है, जिसमें जो यूनियन मिनिस्टर होता है, माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर, वो एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन होता है। इसमें जो 20 सदस्यों में से ये देखिए, 3 persons टू रिप्रेजेंट मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन हैविंग ऑल इंडिया कैरेक्टर एंड नेशनल इंपॉर्टेंस, 4 persons ऑफ नेशनल एमिनेंस, 1 each ऑफ द फील्ड्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर एंड मेडिसिन। 3 members of parliament, of whom 2 shall be from the house of the people and 1 from the council of states। मतलब 2 लोकसभा से, 1 राज्यसभा से। Chairpersons of 3 boards by rotation, 2 persons who have been judges of the Supreme Court or High Court, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। जैसा कि हमने देखा कि ये सब मुस्लिम होनी चाहिए, ये अमॉन्गस्ट मुस्लिम, ये सब मुस्लिम होने चाहिए। मतलब जजेस भी जो रह चुके हैं वो भी जजेस, इनको भी मुस्लिम चाहिए। 1 एडवोकेट ऑफ नेशनल एमिनेंस, 1 person टू रिप्रेजेंट द मुतवली ऑफ वक्फ हैविंग ए ग्रॉस एनुअल इनकम ऑफ ₹5 lakhs एंड अबव, 3 person हु आर एमिनेंट स्कॉलर्स इन मुस्लिम लॉ।
मतलब जितने लोग चाहिए इनको पूरे मुस्लिम ही चाहिए, अदर देन मुस्लिम इनको चलेंगे नहीं। ये इनकी पहली शर्त होती है। इनका वक्फ बोर्ड हो या वक्फ काउंसिल हो या ट्रिब्यूनल हो या कुछ भी हो, उसमें सब के सब मुस्लिम, इस्लाम को मानने वाले मुसलमान ही चाहिए। अब आप समझ सकते हैं कि ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन, ये काउंसिल, ये बोर्ड सिर्फ मुस्लिमों के लिए है और किसी के लिए नहीं है। अब चलते हैं बंधुओं अगले सेक्शन पे, जो है 16, डिस्क्वालिफिकेशन फॉर बीइंग अपॉइंटेड और फॉर कंटिन्यूइंग एज अ मेंबर ऑफ द बोर्ड। A person shall be disqualified for being appointed or for continuing as member of the board if he is not a Muslim. बस, बाकी कोई एलिजिबिलिटी इनको नहीं चाहिए। उसके बाद तो खैर लिखा है एंड इज़ लेस देन 21 ईयर्स ऑफ एज, ही इज़ फाउंड टू बी पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, बाकी चीज़ें। लेकिन ये तो पहली शर्त है, अगर वो मुस्लिम नहीं होगा तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, वो बोर्ड का मेंबर या किसी प्रकार का उसको कोई भी, यानी कोई पद कुछ भी नहीं रहेगा उसके पास। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करने का प्रयास कर रहा हूँ। सेक्शन 23, अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड हिज टर्म ऑफ ऑफिस एंड अदर कंडीशंस ऑफ सर्विस। क्या कहता है ये? देयर शॉल बी अ फुल टाइम CEO ऑफ द बोर्ड हु शॉल बी अ मुस्लिम। देखिए ये हु शॉल बी मुस्लिम and shall be appointed by the state government by notification in the official gazette from a panel of 2 names suggested by the board, and who shall not be below the rank of deputy secretary। ये deputy secretary to the state government, and in case of non availability of a Muslim officer of that rank, a Muslim officer, ये देखिए फिर से Muslim officer of that rank, a Muslim officer of equivalent rank may be appointed on deputation। मतलब आपको CEO हो, सर्वे कमिश्नर हो या बोर्ड का कोई भी मेंबर हो, वो सब के सब उनको मुस्लिम चाहिए। जैसा भी दोस्तों, सबसे पहली बात, किसी भी स्टेट में, राज्य में सबसे हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव जो रैंक होता है वो सेक्रेटरीज का होता है, ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज, चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, असिस्टेंट सेक्रेटरी, एसोसिएट सेक्रेटरी। उसी प्रकार इनको डिप्टी सेक्रेटरी के रैंक के लोग चाहिए। मतलब कल को यदि वहाँ पर नहीं मिलता है तो उसके इक्विवेलेंट रैंक के लिए चाहिए। तो कल को इस कानून के माध्यम से ये मांग कर सकते हैं कि हमको राज्य में डिप्टी सेक्रेटरी या उसके इक्विवेलेंट रैंक का हमको एक मुस्लिम ऑफिसर चाहिए। देखिए इसका वाइस वर्सा करके देखिए किस प्रकार की इन्होंने क्या दगाबाजी या किस प्रकार की शैतानी करके रखी है ये कानून के माध्यम से। दोस्तों इतने खतरनाक सेक्शंस इन्होंने बना के रखे हैं। अब ये देखिए 28 सेक्शन, पावर ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट टू इम्प्लीमेंट द डायरेक्शंस ऑफ द बोर्ड subject to the provision of this act and the rules made thereunder, district magistrate or in his absence an additional district magistrate or subdivisional magistrate of a district in the state shall be responsible for implementation of the decision of the board, which may be conveyed through the CEO, and the board may, wherever considers necessary, seek directions from the tribunal for the implementation of its decision। मतलब बंधुओं, बोर्ड का CEO, स्वयं बोर्ड या ट्रिब्यूनल, इनका जो भी आदेश होगा, जो भी डायरेक्शंस होगा, उसको ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करना ये DM की, ADM की या SDM की जिम्मेदारी होगी। मतलब समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों कि इन्होंने कैसा प्रावधान किया, कैसी इन्होंने सिस्टम बनाया है कि जिस प्रकार से प्रशासन को कोर्ट या सरकार आदेश देती है कि आपको, कोई भी एक आदेश देती है कि आपको ये ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करना है, ये जिम्मेदारी प्रशासन की होती है। तो ये जो बोर्ड है वक्फ बोर्ड, ये लगभग क्या, इनको इक्विवेलेंट पावर्स आ गए हैं कि ये कोर्ट या सरकार जैसे ये आदेश प्रशासन को दे और वो प्रशासन की जिम्मेदारी होगी कि वो ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट कैसे हो रहे हैं। मतलब इनको कोर्ट और सरकार जितनी पावर्स दे दिए गए हैं, इससे आप समझ जाइए एक सिंपल भाषा में। अब आगे चलते हैं सेक्शन 29 पे।
Powers of Chief Executive Officer to inspect records, registers, etc. The Chief Executive Officer or any officer of the board duly authorized by him in this behalf shall, subject to such conditions as may be prescribed, be entitled at all reasonable time to inspect in any public office, किसी भी सरकारी कार्यालय में, any records, registers or other documents relating to a वक्फ or movable or immovable properties which are वक्फ properties or are claimed to be वक्फ properties. बंधुओं, इसका अर्थ साफ साफ ये है, ये किसी भी समय मतलब सरकारी कार्यालय में जाके कोई भी रिकॉर्ड, रजिस्टर ये चेक कर सकते हैं, इंस्पेक्शन कर सकते हैं, वो सिर्फ उनकी प्रॉपर्टी हो या उन्होंने सिर्फ क्लेम किया हो. इससे आप समझ जाइए. जैसे अब हम आगे देखेंगे सेक्शन नंबर जब 40 आएगा वो कितना ख़तरनाक है वो हम देखेंगे. उसी से आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाएगी. जैसे पिछले हमने जो अभी कुछ समय पहले बात की उससे हमको सारा ध्यान आ जाएगा कि ये किस प्रकार का इन्होंने ये व्यवस्था की है, कैसे कैसे प्रावधान, इसको खुद को ही इन्होंने इतना सेल्फ स्टीम पावर दे दिए हैं. अभी नेक्स्ट सेक्शन 31, प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट. It is hereby declared that the offices of the chairperson or member of the board shall not be disqualified and shall be deemed never to be having disqualified for being chosen as or for being a member of parliament or a member of union territory legislature or a member of state legislature if so declared under a law made by the appropriate state legislature. बंधुओं, कल को बोर्ड के वक्फ बोर्ड के किसी भी मेंबर्स को चुनाव लड़ने की अनुमति है. अगर वो कल को चुनाव जीत भी जाते हैं, सांसद बन जाते हैं, विधायक बन जाते हैं, तो भी उनके मेंबरशिप को यानी वो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे, वो मेंबर बने रहेंगे, बोर्ड के मेंबर बने रहेंगे. कि आप सब जानते हैं कि सरकारी कर्मचारी, सरकारी नौकर चुनाव नहीं लड़ सकता, लेकिन इनको वो पावर दी गई. ये हम आगे बात करेंगे. फिलहाल हम देखते हैं सेक्शन नंबर 40 ये क्या कहता है. ये सेक्शन नंबर 40 इस पूरे कानून का, इस काले कानून का सबसे खतरनाक, पाँव के नीचे से हमारे ज़मीन निकल जाए ऐसा सेक्शन इन्होंने इसमें बनाया है. बंधुओं, ये सेक्शन नंबर 40 है. डिसीजन इफ़ अ प्रॉपर्टी इज़ वक्फ प्रॉपर्टी. देखते हैं क्या कहता है सेक्शन 40, द मोस्ट डेंजरस सेक्शन ऑफ दिस एक्ट. क्या कहता है ये. द बोर्ड में इट सेल्फ कलेक्ट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एनी प्रॉपर्टी विच इट हैज़ रीज़न टू बिलीव to be वक्फ property, and if any question arises whether a particular property is वक्फ property or not, or whether a वक्फ is a Sunni or Shia वक्फ, it may after making such inquiry as it may deem fit decide the question. बंधुओं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसका एक सिंपल भाषा में, मैं एक सिंपल लैंग्वेज में बताने का प्रयास करता हूँ. वैसे तो आप समझ ही गए होंगे, फिर भी मान के चलिए मेरी प्रॉपर्टी या आपकी प्रॉपर्टी पर वक्फ वाले आकर ये क्लेम करें कि हमें लगता है कि यहाँ पर हमारी कोई पीर की मज़ार है, इसलिए ये प्रॉपर्टी हमारी हो गई. तो क्या हम ये मान लेंगे? मैं इतने सालों से 30, 40 या 50 साल वॉटेवर मैं इतने सालों से वहाँ रह रहा हूँ, क्या मैं इतनी जल्दी आसानी से मान लूँगा कि मेरी इस प्रॉपर्टी पे एकाएक कोई आ गया और ये दावा कर रहा है कि ये प्रॉपर्टी उसकी है? तो हम क्या करेंगे? हम ऑब्वियसली हम कहेंगे कि ये क्या फालतू की बकवास कर रहे हो, चले जाओ यहाँ से वगैरह. लेकिन वो कहेंगे कि रीज़न टू बिलीव, सिर्फ हमको ऐसा लगता है, हमारा विश्वास है कि हमारे यहाँ पे कोई पीर की मज़ार है, ये वक्फ की प्रॉपर्टी है. फिर हम क्या करेंगे? हम यानी जिस पर ये दावा किया जा रहा है कि ये प्रॉपर्टी वक्फ वालों की है, वो क्या करेगा? हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम प्रयास करेंगे कि पुलिस के पास जाने की. पुलिस कहेगी कि ये तो कानून ऐसा है, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते. ठीक है, प्रशासन के पास जाएंगे आप, एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे आपकी अगर कोई पहचान है, कोई परिचय है कोई डीएम कलेक्टर से, तो वो भी कहेगा कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, ये कानून ही वैसा है. फिर आप किसी लीडर के पास जाएंगे, किसी पॉलिटिशियन से मिलेंगे, कोई मंत्री से मिलेंगे, अपने विधायक सांसद से मिलेंगे, वो भी यही कहेंगे कि हम कुछ नहीं कर सकते इसमें. उसके बाद हम कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट भी यही कहेगा कि ये
एक्ट के अनुसार इसमें कुछ ऐसे सेक्शंस बने हैं, जैसे हमने अभी देखा, इसमें आप कोर्ट में नहीं आ सकते, आपको इनके ट्रिब्यूनल में ही जाना पड़ेगा। और ट्रिब्यूनल में कौन लोग बैठे हैं? इन्हीं के लोग बैठे हैं, सारे मुस्लिम। तो बंधुओं, कहने का ये मतलब है, सिर्फ इनके एक क्लेम से कि ये प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी इनकी हो जाएगी। आप समझ रहे कितनी खतरनाक इनकी साजिश है ये, है? क्या जाल बिछाया है इन्होंने इस सेक्शन के माध्यम से। और इसको कांग्रेस सरकार ने 2013 में इस अमेंडमेंट करते हुए इस सेक्शन को ऐड किया। ये इतना खतरनाक है, जिस प्रॉपर्टी पे, घर में, मकान में हम रह रहे हैं, हमको रातों रात वो खाली करना पड़ जाएगा, हमको वहाँ से निकलना पड़ेगा। और बेघर होने का दर्द वही जानता है जो कभी बेघर हुआ हो। ये है सेक्शन 40, सबसे खतरनाक। ये देखिए बंधु, इसका क्लॉज नंबर 2, द डिसीजन ऑफ द बोर्ड ऑन अ क्वेश्चन अंडर सबसेक्शन 1 शॉल अनलेस रिवोक्ड और मॉडिफाइड बाय द ट्रिब्यूनल बी फाइनल। मतलब इन्होंने ऑलरेडी ऐसी साजिश कर रखी है कि आप तो कहीं जा नहीं सकते, किसी कोर्ट में, पुलिस स्टेशन, कहीं पर भी, आपको इनके ट्रिब्यूनल में ही आना पड़ेगा। और इनका ट्रिब्यूनल जो भी डिसीजन वहाँ पर होगा वो फाइनल माना जाएगा। आपको अब समझ में आ गया होगा, ये साफ साफ साजिश है, ये मक्कारी है, ये दगाबाजी है। इन्होंने साजिशन इस प्रकार से ऐसे क्लॉजेस डाले हैं ताकि इनके ऊपर ये जो भी प्रॉपर्टी पर क्लेम करे ये उनकी हो ही जाए। अब आते हैं सेक्शन नंबर 55 पे, एनफोर्समेंट ऑफ ऑर्डर्स मेड अंडर सेक्शन 54। बंधुओं, 55 से पहले हम थोड़ा 54 पहले देख लेते हैं, क्या कहता है 54। रिमूवल ऑफ एंक्रोचमेंट फ्रॉम वर्क प्रॉपर्टी व्हेनेवर द सीईओ कंसिडर्स whether on receiving any complaint on his motion that there is an encroachment on any land, building space or other property which is work property land। मतलब हम, जैसा हमने आपको बताया ना कि हम लोग वहाँ एंक्रोचर मारे जाएंगे, तो उसके लिए क्या व्यवस्था की गई 55 में, where the person order under subsection 4 of section 54 to remove any encroachment omits or fails to remove such encroachment within the time specified in the order, or as the case may be, fails to vacate the land, building space or other property to which the order relates within the time aforesaid, the CEO may, देखिए, refer to the tribunal to the executive magistrate। क्या कहेंगे हम उसे? तहसीलदार। within the local limits of whose jurisdiction the land, building space or other property is situated for evicting the encroacher। मतलब एक हम समझने का ये प्रयास करें कि हम एंक्रोचर है और ये ट्रिब्यूनल जो है वक्फ बोर्ड का ट्रिब्यूनल बनाया हुआ, ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को या तहसीलदार को ये ऑर्डर करेगी कि इस एंक्रोचर को इसने अधिक्रमण किया है, इसको वहाँ से हटाया जाए। ये देखिए, रिफर द ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल टू द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, और वो हमको उस जगह से, उस प्रॉपर्टी से वो हमको खाली करेगा, हमको वहाँ से निकाल देगा वहाँ से वो, क्योंकि हम एंक्रोचर हो गए। हमारी प्रॉपर्टी पे जहाँ हम इतने सालों से रह रहे, सिर्फ वर्क प्रॉपर्टी के क्लेम करने से हम एंक्रोचर हो गए। अच्छा, उसके लिए अब देखिए, मैजिस्ट्रेट शॉल मेक एन ऑर्डर डायरेक्टिंग द एंक्रोचर टू रिमूव द एंक्रोचमेंट और एज द केस में बी vacate the land, building space or other property and to deliver possession thereof the concerned mutawalli, and in default of compliance with the order remove the encroachment or as the case may be evict the encroacher from the land, building space or other property may for this purpose take such police assistance as may be necessary। मतलब अगर हम खाली न करें तो ये पुलिस की भी मदद ले सकते हैं। तो इन्होंने अपने पूरे प्रशासन तंत्र को, पूरे पुलिस को एक तरीके से अपना नौकर गुलाम बना के रखा है। हम लोगों को ये हटाने के लिए, हम लोगों को वहाँ से निकालने के लिए ये पुलिस बल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इतनी पावर इनमें है। इस सेक्शन से हमको ये पता चल जाता है। अब आप समझ रहे होंगे दोस्तों कैसे कैसे इन्होंने प्रोविजंस किए।
वो इन्होंने षड्यंत्र करके साजिशन इस प्रकार का प्रावधान बनाया है कि इनको कोई भी प्रॉपर्टी यदि पसंद आ जाता है, कीमती प्रॉपर्टी, वो चाहे किसी की फैक्ट्री हो, इंडस्ट्री हो, किसी का फार्म हाउस हो या किसी का घर बंगला हो, कुछ भी हो, वहाँ पर इन्होंने अपना क्लेम करके बस उस प्रॉपर्टी को हासिल करना है। अब चलते हैं सेक्शन नंबर 97 में, डायरेक्शंस बाय स्टेट गवर्नमेंट। Subject to any directions issued by the central government under section 96, the state government may from time to time give to the board such general or special directions as the state government thinks fit, and in the performance of its function the board shall comply with such direction। मतलब स्टेट गवर्नमेंट इनको वक्फ बोर्ड को कोई भी डायरेक्शन निर्देश देगी तो वक्फ बोर्ड को उसको मानना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों इसमें ब्रैकेट में आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, प्रोवाइडेड दैट द स्टेट गवर्नमेंट शॉल नॉट इशू एनी डायरेक्शन बीइंग कॉन्ट्रारी टू एनी वक्फ डीड और एनी यूसेज प्रैक्टिस और कस्टम ऑफ द वक्फ। मतलब आपने बात तो मानना है राज्य सरकार की, कोई भी डायरेक्शन देंगे, लेकिन आपने वो एक पॉइंट डाल दिया कि वो हमारे खिलाफ नहीं होना चाहिए, वो वक्फ के खिलाफ नहीं होना चाहिए, उसके प्रैक्टिस कस्टम के खिलाफ नहीं, मतलब एक शरिया कानून के खिलाफ नहीं होना चाहिए। सीधी सीधी बात। मतलब इन्होंने ये फिर बनाया है क्यों? ये इन्होंने सिर्फ दिखाने के लिए, साथ में वहाँ पे एक ऐसा ये डालने से कि हमारे वो खिलाफ नहीं होना चाहिए, वक्फ के खिलाफ, बस, यानी वो इस्लाम के खिलाफ, शरिया के खिलाफ नहीं होना चाहिए। अगला सेक्शन 100 प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। No suit or other legal proceeding shall lie against the board or CEO or survey commissioner or any other person duly appointed under this act in respect of anything which is in good faith done or intended to be done under this act। मतलब ये किसी भी पब्लिक ऑफिस में, कोर्ट में जाके कुछ भी सर्वे करे, इंस्पेक्शन करे, कोई भी डॉक्यूमेंट मांगे रिलेटेड टू वक्फ प्रॉपर्टी और गुड फेथ में, इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। कल को इन्होंने अगर ऐसा कोई काम किया, किसी को ऑब्जेक्शन हो कि ये तो इन वक्फ के इससे कोई संबंध नहीं है, लेकिन इनका सिर्फ वो गुड फेथ हो कि हम लोग वक्फ का काम कर रहे हैं, तो इन पे कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। मतलब इन्होंने अपने आप को बचाने के लिए भी इसमें ऐसे प्रावधान डाल दिए कि इसी पर मुकदमा भी हम लोग दायर नहीं कर सकते किसी कोर्ट में, कहीं पर भी। देखिए, अपने आप को पूरा सेफ और सिक्योर्ड करके रखा है इन्होंने। इस प्रकार के काम, इस प्रकार के सेक्शंस अगर आप पूरा जब पढ़ेंगे ना, पूरा एक्ट, तब आपको समझ में आएगा कि इन्होंने और क्या क्या किया। लेकिन इतना ही आप पढ़ लीजिए, आपको तो समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं और एक खतरनाक सेक्शन 101, सर्वे कमिश्नर मेंबर्स एंड ऑफिसर्स ऑफ द बोर्ड डीम्ड टू बी पब्लिक सर्वेंट, डीम टू बी पब्लिक सर्वेंट, उन्हें सरकारी कर्मचारी समझा जाए। कितनी खतरनाक, क्या साजिश करके रखे इन लोगों ने। देखिए दोस्तों, द सर्वे कमिश्नर, मेंबर्स ऑफ द बोर्ड, एवरी ऑफिसर, एवरी ऑडिटर ऑफ द बोर्ड एंड एवरी अदर पर्सन duly appointed to discharge any duties imposed on him by this act or any rule or order made thereunder shall be deemed to the public servants। मतलब कोई शक ना रह जाए कि वो पब्लिक सर्वेंट कैसे माना जाए, तो उन्होंने उसमें भी वो डाल दिया, विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 21 ऑफ द इंडियन पीनल कोड 45 ऑफ 1860। दोस्तों, आप सभी कभी पढ़ना आईपीसी की धारा 21 सेक्शन 21 पढ़ना इंडियन पीनल कोड का। उसमें डेफिनेशन बताया गया है कि सरकारी कर्मचारी या लोक सेवक किसे कहा गया है। आर्मी, नेवी, मिलिट्री, इनके कर्मचारियों को, कोर्ट के कर्मचारियों को, तहसील, ग्राम पंचायत, सरकारी अस्पताल, सरकारी स्कूल, मतलब आप समझ जाइए जितने भी सरकारी संस्था है उनके जो वहाँ पे कर्मचारी है उनको हम लोक सेवक या गवर्नमेंट पब्लिक सर्वेंट कहते हैं। तो उसके तहत इस बोर्ड के सारे मेंबर्स को, वहाँ पर अगर कोई प्यून भी होगा, चाय पानी पिलाने वाला, उसको भी ये पब्लिक सर्वेंट माना जाए। सिर्फ इतना ही नहीं, आप सोच रहे होंगे पब्लिक सर्वेंट में कौन सी बड़ी बात है। पब्लिक सर्वेंट को जो भी फैसिलिटीज़, जो भी सुविधाएं या जो भी उनको बेनिफिट्स मिलते हैं वो सारे लागू रहेंगे और इनको मिलेंगे।
अब इससे ज़्यादा खतरनाक बात क्या होगी? मतलब विचार करना है हम सबको जागरूक रहना है। ये जो कानून बना है इतना राष्ट्र विरोधी है, ये आप लोग तो समझ ही गए होंगे। तो बंधुओं, मेरी आपसे सबसे यही प्रार्थना है, यही निवेदन है, जागरूक होइए, औरों को जागरूक करें। इस वीडियो को देखने के बाद आप स्वयं से विचार करें। एक बार तो ये कानून पढ़ें, अपने घर में, अपने सोसाइटी में, अपने दोस्तों रिश्तेदारों से आप बात करें। और जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि हमारे जो लीडर्स हैं उनसे जाके हम कम से कम 40-50 लोग मिले और उनको कहे कि ये कानून निरस्त होना चाहिए, ये राष्ट्र विरोधी कानून है। किसी ऐसी संस्था को इतनी ताकत आप लोगों ने दे दी है कानून के माध्यम से कि उसके खिलाफ कोई पब्लिक अपील किसी पब्लिक कोर्ट में या कहीं नहीं हो सकती। बंधुओं, सबसे ज़्यादा ज़मीन किसी भी देश में किसके पास होती है? ऑब्वियसली सरकार के पास, गवर्नमेंट के पास। हमारे देश में सबसे ज़्यादा ज़मीन रेलवे डिपार्टमेंट, रेलवे विभाग के पास है। उसके बाद रक्षा विभाग का नंबर आता है, दूसरा सबसे ज़्यादा ज़मीन उनके पास है। तीसरा नंबर आता है वक्फ बोर्ड का, वक्फ काउंसिल का। इनके पास फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, एक्साइज डिपार्टमेंट, इनसे भी ज़्यादा ज़मीन है। आज वक्फ के पास टोटल ज़मीन मोर देन 8 लाख एकर्स ऑल ओवर इंडिया, जितने भी वक्फ बोर्ड है, टोटल 8 लाख एकड़ से ज़्यादा की संपत्ति केवल ज़मीन है इनके पास बंधुओं, जिसकी कीमत लाखों नहीं लाखों करोड़ों रुपए में है। तो विचार कीजिए बंधुओं, इन्होंने इस प्रकार से ये ज़मीनें आई है कि जैसा आपने ये देखा, जो हमने अभी जो कानून देखा है पूरा, इसके ही माध्यम से इन्होंने षड्यंत्र रचकर साजिशन इतनी ज़मीन, इतनी संपत्ति इकट्ठा की है। तो दोस्तों, वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, तो मुझे अनुमति दीजिए। सभी को जय श्री राम, वंदे मातरम, जय माँ भारती।